BLG एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो RPSC फर्स्ट ग्रेड MSc लेवल डीप रिसर्च यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट इन्वायरमेंटल इश्यूज का रहने वाला है। इसमें जो टॉपिक सम्मिलित मैंने किए हैं वो है प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसें, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन रिक्तीकरण, वनों की कटाई, मृदा क्षरण। देखिए, विषय प्रवेश। MSc स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों का अध्ययन केवल सतही कारणों तक सीमित नहीं है। इसमें आणविक, रासायनिक और वैश्विक भूरासायनिक चक्रों में होने वाले गंभीर बदलावों का गहन विश्लेषण शामिल है। यह यूनिट मानव जनित गतिविधियों और पारिस्थितिक तंत्र के बीच के जटिल संबंधों को स्पष्ट करती है। भाई, तो प्रदूषण से रिलेटेड जो टॉपिक है हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रदूषण का उन्नत अध्ययन प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषकों की रासायनिक गतिकी पर केंद्रित है। इसमें सबसे पहले हम सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स की बात करेंगे। जब दो प्रदूषक जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर मिलकर उनके व्यक्तिगत प्रभाव के योग से अधिक विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न करते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन और NOx की प्रतिक्रिया से पैन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और क्षौमंडलीय ओजोन का निर्माण जो फोटोकेमिकल स्मॉग बनाता है। इसके बाद में बायोमैग्निफिकेशन की बात करें तो लिपिड घुलनशील विषाक्त पदार्थों जैसे DDT का खाद्य श्रृंखला के उच्च पोषण स्तरों पर संचय। इसके बाद में ग्रीन हाउस गैसेज व ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो देखिए, रेडिएटिव फोर्सिंग यह मापता है कि कोई गैस पृथ्वी की ऊर्जा संतुलन को कैसे बदलती है। इसे वाट अपॉन मीटर स्क्वायर से मापा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। CO2 इंफ्रारेड विकिरण को अपने डायपोली मोमेंट के माध्यम से अवशोषित करती है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात करें तो 100 वर्षों की अवधि में CO2 की तुलना में ऊष्मा रोकने की क्षमता। यहाँ पर देखिए मेथेन का GWP कितना है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, तो 28 से 36 है। ये पूछा जा सकता है ये आंकड़े। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का या नाइट्रस ऑक्साइड का तो ये है 265 से 298 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है 10,000 से मतलब कह सकते हैं कि लगभग 10,000 के आसपास। यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक लूप्स की बात करें तो सकारात्मक प्रतिक्रिया तंत्र ग्लोबल वार्मिंग की दर को कई गुना बढ़ा देते हैं। एल्बेडो इफेक्ट्स की बात करें तो बर्फ पिघलने से पृथ्वी का परावर्तन क्षमता कम होती है जिससे महासागर अधिक ऊष्मा सोखते हैं और वार्मिंग तेज होती है। भाई, तो एल्बेडो इफेक्ट ध्यान रखें। कैलथेरेट गन हाइपोथेसिस आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से जमे हुए मीथेन हाइड्रेट्स का वातावरण में अचानक और भारी मात्रा में उत्सर्जन। ओजोन डिप्लेशन मैकेनिज्म की बात करें तो देखिए, समताप मंडल में ओजोन का विनाश एक हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट प्रक्रिया है जो अंटार्कटिका के ऊपर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स PSPs -78 डिग्री सेंटीग्रेड की सतह पर तीव्र होती है। कैटालाइटिक डिस्ट्रैक्शन मैकेनिज्म अल्ट्रावायलेट विकिरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को तोड़ करके मुक्त क्लोरीन रेडिकल उत्पन्न करता है और एक क्लोरीन परमाणु तो देखिए यहाँ पर लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख तो 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है। ध्यान रखें भाई। तो यहाँ पर CFCl3 है, इसके ऊपर Hv है वो गिरता है तो CFCl2 बनता है और क्लोरीन ये
अणु के रूप में मुक्त होता है, और ये क्लोरीन जो अणु है वो ओजोन के साथ में मिलकर के ClO बना लेता है और ऑक्सीजन को मुक्त करता है भाई। नेक्स्ट देखिए इस स्लाइड पर, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल डिग्रेडेशन की बात करें तो एसओसी डिप्लेशन, वनों की कटाई से मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि बाधित होती है। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन एसओसी हवा में ऑक्सीकृत हो जाता है। लॉस ऑफ माइकोराइजल नेटवर्क्स, पेड़ों के कटने से मिट्टी में मौजूद कवक जाल फंजाई नेटवर्क नष्ट हो जाते हैं, जो पोषण चक्रण न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए आवश्यक है। लेटराइटकरण की बात करें तो देखिए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वनों की कटाई के बाद भारी बारिश से सिलिका बह जाती है और मिट्टी में केवल लौह मतलब Fe और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बचते हैं। मिट्टी का ईंट जैसा कठोर होना। CEC कैशन एक्सचेंज कैपेसिटी, मिट्टी में धनायन विनिमय क्षमता में भारी गिरावट, जिससे पोषक तत्वों को धारण करने में असमर्थ हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए, हम ध्यान से पढ़ेंगे इन क्वेश्चंस को। 30 उच्च स्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्न हमने सम्मिलित किए हैं। MSc स्तर की परीक्षाओं जैसे CSIR, नेट, गेट, PGT, स्टेट लेवल MSc एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। यदि आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो RPSC फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक स्मॉग का द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है? तो यहाँ पर पेन आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बायोमैग्निफिकेशन के लिए प्रदूषक का कौन सा गुण आवश्यक है? तो लिपिड में घुलनशील। जापान में मिनीमाता रोग किस रासायनिक रूप के कारण हुआ था? तो मिथाइल मरकरी के कारण हुआ था भाई। BOD और COD के अनुपात का कम होना क्या दर्शाता है? तो नॉन बायोडिग्रेडेबल। झीलों में यूट्रोफिकेशन के लिए मुख्य लिमिटिंग फैक्टर कौन सा तत्व होता है? तो फॉस्फोरस होता है भाई। इसके बाद में हम बात करते हैं, PM 2.5 कणों का स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव क्यों पड़ता है? क्यों पड़ता है भाई? एल्वियोलाई में प्रवेश कर जाते हैं जिसकी वजह से। 7वां प्रश्न है, रेडिएटिव फोर्सिंग की मानक इकाई क्या है? तो वाट्स अपॉन मीटर स्क्वायर। इनमें से किस ग्रीन हाउस गैस का GWP सबसे अधिक है? तो किसका है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12 का। तो ये मान आपसे पूछे जाएंगे, मैंने नोट्स के अंदर भी सभी के मान बताए थे, याद कर लेना इनको। 9 का प्रश्न है, महासागरीय अम्लीकरण मुख्य रूप से समुद्री जीवों में किस आयन को कम करता है? तो कार्बोनेट को। और 10वां प्रश्न है, पृथ्वी के एल्बिडो प्रभाव में कमी किस प्रकार का फीडबैक है? तो पॉजिटिव फीडबैक है भैया। 11 का प्रश्न देखिए, किलंग कर्व जो CO2 की वृद्धि दर्शाता है कहाँ मापा जाता है? तो मोना लोआ के अंदर। ग्रीन हाउस प्रभाव में गैसें पृथ्वी की किस विकिरण को सोखती हैं? तो लॉन्ग वेव IR को, इंफ्रारेड को। 13 का प्रश्न है, समताप मंडलीय ध्रुवीय बादल ओजोन रिक्तीकरण में कैसे मदद करते हैं? तो सक्रिय रेडिकल हेतु सतह प्रदान करवा करके। और 14 का प्रश्न है, ओजोन परत मापने की डॉप्सन यूनिट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो UV स्पेक्ट्रोस्कोपी जो सिद्धांत है उसके ऊपर काम करती है। 15 का प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का किगाली संशोधन किस गैस को कम करने से संबंधित है? तो HFCS के लिए, CFC के लिए नहीं है, ये HFCS के लिए है, ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 16 का क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन के प्राकृतिक निर्माण और विनाश के चक्र को क्या कहते हैं? तो चैपमैन चक्र कहते हैं भाई। 17 का है, UVB विकिरण की तरंग दैर्ध्य सीमा क्या है? तो 280 से 315 नैनोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
आ सकता है ये। एक क्लोरीन मुक्त मूलक लगभग कितने ओजोन अणुओं को नष्ट करता है? तो ये 1 लाख के आसपास संख्या है भैया। वनों को स्पष्ट कटाई से मिट्टी के किस सहजीवी नेटवर्क का भारी नुकसान होता है? तो माइकोराइजा को होता है। और 20 का क्वेश्चन है, मृदा क्षरण में लेटेराइटकरण के दौरान मिट्टी से क्या बह जाता है? तो सिलिका बह जाता है भाई। 21 का प्रश्न है, मिट्टी के क्षरण से CEC पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटता है भाई। 22 का प्रश्न है, कृषि मशीनों के उपयोग से मिट्टी का बल्क डेंसिटी बढ़ता है, इसे क्या कहते हैं? तो सॉइल कंपैक्शन कहते हैं। 23 का है, एसिड सल्फेट सॉइल्स का निर्माण किस खनिज के ऑक्सीकरण के कारण होता है? तो पाइराइट FeS2 के कारण। 24 का, अमेजोन वर्षा वन के टिपिंग पॉइंट का मुख्य कारण क्या माना जा रहा है? तो वाष्पोत्सर्जन में कमी। 25 का है, प्रदूषकों का सहक्रियात्मक प्रभाव क्या है? तो A+B और ग्रेटर देन A+B। 26 का प्रश्न है, लाइकेन किस वायु प्रदूषक के लिए सबसे संवेदनशील जैविक संकेतक है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड होगा वहां पर लाइकेन नहीं मिलेगा आपको, तो प्रदूषक सूचक है लाइकेन। 27 का प्रश्न है, भारी धातुएं जीव में विषाक्तता कैसे उत्पन्न करती हैं? तो एंजाइम निष्क्रिय करके। 28 का प्रश्न है, जल भराव वाली मिट्टी में किस प्रक्रिया द्वारा N2O का उत्सर्जन होता है? तो डेनिट्रिफिकेशन के कारण, इस प्रक्रिया के द्वारा। तो 29 का प्रश्न है, मीथेन हाइड्रेट्स मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो गहरे समुद्र व परमाफ्रॉस्ट में पाए जाते हैं ये, वेरी इंपॉर्टेंट। 30 का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो A.G. टांसले ने दिया था। तो ये क्लास आपकी समाप्त होती है। अगली जो क्लास है वो यूनिट फर्स्ट का पार्ट 2 आएगी। उसके बाद में पहली जो यूनिट है PG लेवल की वो आपकी समाप्त हो जाएगी। आप बने रहें इसी चैनल के साथ में, और मैं सारा PG का जो कोर्स है वो अगले 2 से 4 दिन के अंदर करवा दूंगा। तो आप निरंतर अभ्यास करते रहें, आप अच्छे नंबर लेके आएँ, आपका सिलेक्शन हो, मैं ऐसी आशा करता हूँ आपसे।